नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में, जो हमने है 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से कवर कर लिए हैं? इसमें हमने पहला कर लिया नगरपालिका का गठन एवं शासन, कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। थर्ड नंबर पे हमने कर लिया नगरपालिका की संपत्ति के बारे में जानकारी। फोर्थ नंबर पे कर लिया नगरपालिका वित्त व नगरपालिका निधि। और पांचों हमने कल कंप्लीट किया था नगरपालिका का राजस्व। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम उसको कवर करेंगे, वो है 6 नंबर, नगरीय विकास और नगर योजना, जो कि अध्याय 11 में दिया हुआ है, धारा 159 से लेके धारा 199। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जितना हमसे हो पाएगा आज करेंगे, बाकी क्लास कल करेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाके नगरपालिका अधिनियम की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और ये सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो धारा 159 में हम स्टार्ट करते हैं नगरीय विकास और नगर योजना। मतलब इसका ये है कि नगर पालिका या नगर निगम द्वारा किस तरह से नगर को विकसित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाती है और किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कौन से अध्याय में दे रखा है? तो अध्याय है 11। ठीक है, तो धारा 159 159, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। नगरपालिका का क्या कारण है? कि नागरिक सर्वेक्षण करना, लोगों का सर्वेक्षण करना, और मास्टर विकास योजना व अन्य योजना तैयार करना। इसके लिए क्या करती है नगरपालिका? नगरपालिका नगर के नियोजित और समेकित विकास के लिए भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण कराएगी। मतलब नगरपालिका क्या कराएगी? नगरीय विकास करने के लिए जो भी नगरपालिका के क्षेत्र है उसका एक सर्वे करवाएगी, और उस सर्वे को मास्टर विकास योजना, और उस सर्वे को क्या करेगी? मास्टर विकास योजना और अन्य योजना तैयार करेगी। मतलब सर्वे कराएगी और सर्वे के अकॉर्डिंग वो योजना तैयार करेगी, है ना। मास्टर विकास योजना से मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा मास्टर प्लान, जैसे 2011 में बना था 2025 तक के लिए। ठीक है, 2011 में बना था मास्टर, मतलब एक शहर है उसके 10 साल या 15 साल के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाता है कि इस क्षेत्र में ये डेवलपमेंट होना है, इस क्षेत्र में ये डेवलपमेंट होना है, पर्टिकुलर क्षेत्र का जो है वर्गीकरण दिया जाता है, और उस मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए आगे की सारी योजनाएं और जो विकास के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी जयपुर में चल रहा है मास्टर प्लान 2025, पूरे राजस्थान में भी यही वाला मास्टर प्लान चल रहा है। ठीक, इस तरह से क्या है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की वो नगरपालिका सर्वेक्षण कराएगी, सर्वेक्षण के आधार पर वो मास्टर विकास योजना तैयार करेगी। नगरपालिका इस परियोजना के लिए महानगर योजना समिति या यथास्थिति जिला आयोजना समिति के साथ साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। मतलब किस किस से समन्वय स्थापित करेगी नगरपालिका? महायोजना समिति, महानगर योजना समिति से। ठीक है, जिला योजना समिति से, मतलब जो भी विकास से जुड़े हुए समितियां हैं उनसे संपर्क करेगी, और राज्य के मुख्य नगर नियोजक से संपर्क स्थापित करके जो है आपके ये मास्टर विकास योजना स्थापित करेगी। इसमें वर्णित योजनाएं निम्नलिखित होगी। जैसे कौन कौन सी योजना हो सकती है? मास्टर विकास योजना 20 वर्ष की कालावधि के लिए किया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया 10 से 15 साल के लिए, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 20 वर्ष की कालावधि के लिए ही ये तैयार किया जाएगा। निष्पादन योजना, मास्टर विकास योजना, ध्यान रखना मास्टर विकास योजना कितने वर्ष के लिए तैयार किया जाता है? 20 वर्ष के लिए। निष्पादन योजना, निष्पादन योजना कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष की कालावधि के लिए। और वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना 1 वर्ष की कालावधि के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में या फिर क्रॉस जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि मास्टर विकास योजना कितने वर्ष के लिए है? 20 वर्ष के लिए। और निष्पादन योजना 5 वर्ष के लिए, और वार्षिक योजना 1 वर्ष के लिए। मास्टर विकास योजना, निष्पादन योजना और वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना के अतिरिक्त नगरपालिका प्रत्येक वार्ड के लिए ऐसी अन्य योजना तैयार कर सकेगी जो वह समुचित समझे। मतलब इन तीनों योजनाओं के अलावा भी नगरपालिका को लगता है कि और अन्य योजना तैयार करने की जरूरत है, तो नगरपालिका कर सकती है, और वो सरकार से समय समय पर जो है निर्देश प्राप्त करती है नगरपालिका, और उसके आधार पर भी कार्य कर सकती है। तो नगरपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है इस मामले में। मास्टर विकास योजना नगरपालिका के विकासशील क्षेत्र की आवश्यकताओं का हित साधन करने के लिए, मास्टर विकास योजना नगरपालिका के जो विकासशील क्षेत्र है उसमें
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोक उपयोगिता, नागरिक सुविधाओं और सामुदायिक पर सुविधाओं, आवास, संचार और यातायात के नेटवर्क, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास की परियोजनाओं या स्कीमों के लिए समयबद्ध विकास को संक्षेप में स्पष्ट करेगी और जहां अपेक्षित हो वहां निम्नलिखित मामलों के लिए उपवन कर सकेगी। मतलब नगरपालिका क्या-क्या कार्य कर सकती है लोक सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, है ना? तो उसके बारे में चर्चा कर रखी है कि क्या-क्या कर सकती है। जैसे पहले नंबर पे हम बात करें यातायात और संचार, है ना? जैसे सड़क, राजमार्ग, रेल, नहरें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बस सेवा उनके विकास को सम्मिलित कर सकती है ना? किसमें? मास्टर विकास योजना तैयार करते समय। दूसरा, विद्युत और गैस को सम्मिलित करते हुए जैसे जल प्रदाय, जल निकास, मल वहन, मल निस्तारण और अन्य लोक उपयोगिताओं सेवाएं, ये वाली चीज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तो अपन चर्चा करते हैं और क्या क्या कर सकती है। मतलब ये सारी लिस्ट बता रखी है कि नगर पालिका जो है नगर पालिका विकास योजना तैयार करते समय किस किस चीजों का ध्यान रखेगी। प्राकृतिक दृश्यावली, शहरी वन वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधन, है ना, इन सारी चीजों का ध्यान रखेगी। ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थापत्य या वैज्ञानिक रुचि, शैक्षणिक मूल्य की वस्तु, आकृतिक आकृतियां, संरचना और स्थानों का परीक्षण आदि कर सकती है। तो ये पूरी लिस्ट बता रखी है कि नगर पालिका क्या क्या कार्य कर सकती है। जैसे मनोरंजन के पार्क, कृत्रिम झील, अभी जैसे पार्क है वो हालांकि डेवलपमेंट तो राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने किया है। कौन सा? सिटी पार्क है जो मानसरोवर में भी डेवलप हुआ है, वो राजस्थान आवासन मंडल का। इसी तरह से नगर निगम भी जो है पार्क को स्थापित कर सकती है, कृत्रिम झीलें, जलाशय बना सकती है ना? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को बनाने के लिए खेल कूदों को बढ़ावा दे सकती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकती है, पशु मेले लगा सकती है, बाजार बना सकती है ना? और आपके जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण पर जो है कंट्रोल करने के लिए जो कानून बना सकती है। ठीक है, इस तरह की जो है चीजें, मतलब जनता की सुविधा के लिए जो ऐसे काम कर सकती है। कौन कर सकती है? नगर पालिका, मास्टर विकास योजना के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी लिस्ट है, इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मास्टर विकास योजना जहां अपेक्षित हो उन विभिन्न जोनों को भी परिभाषित कर सकेगी जिसमें नगर पालिका विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित की जा सकेगी और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें विकासात्मक कार्य किए जाने हैं और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। मतलब मास्टर विकास योजना जहां पर आवश्यक हो वहां पर उन वाली जगहों को चिन्हित किया जा सकता है जहां पर विकास की आवश्यकता है। ठीक, अब क्या है कि इसमें एक चीज और क्लोज दिया हुआ है कि अगर नगर पालिका को लगता है कि कोई लोक हित में ऐसा काम करना आवश्यक हो गया है कि किसी भी जोन में परिवर्तन कर सकेगी। मतलब मान लो कोई जगह है, कोई पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे जो है नगर पालिका को लगता है कि यहाँ पे प्लॉट काटने हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे प्लॉट काटने, लेकिन आवश्यक हो गया कि यहाँ से अब रोड बनाना जरूरी हो गया क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर रोड बनाना जरूरी हो गया। तो नगर पालिका उस जो आवासीय इलाका था इसको बिल्कुल रोड निकालने के लिए उस क्षेत्र की जो परिवर्तन है प्रकृति में परिवर्तन कर सकती है। नगर पालिका मास्टर विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम का और उसके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिम्मा ले सकेगी। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये धारा 159 में लिखा हुआ था। धारा 160 में क्या लिखा हुआ है? योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। मतलब मास्टर विकास योजना तो तैयार हो गई, तो तैयार करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी उसके बारे में किस धारा में लिखा हुआ है? 160 में क्या लिखा हुआ है कि नगरपालिका योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी। मतलब क्या करेगी? नगरपालिका योजना का प्रारूप तैयार करेगी कि हमको ये वाली चीजें करनी है इस योजना के अंतर्गत। उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाकर योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति के आक्षेपों और सुझावों को ऐसी तारीख के पूर्व जो नोटिस में भी निर्देशित किए जाएं आमंत्रित करते हुए एक नोटिस ऐसे प्रारूप में और रीति से प्रकाशित करते हुए प्रकाशित करेगी। मतलब क्या है कि नगर पालिका मास्टर जो योजना है, मास्टर विकास योजना है, उसका क्या करेगी? एक प्रारूप बनाएगी कि हम ये वाली चीज करने वाले हैं। अब उसको प्रारूप बनाकर वो उसमें अखबार में दे देगी या प्रकाशन के लिए जनता से आपत्ति मांगेगी। अब 7 से 15 दिन का समय होता है जो भी नगर पालिका निश्चित करे कि 7 दिन में आपको अगर किसी अगर आपत्ति है इस चीज पर तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, अन्यथा उसको आगे प्रोसीडिंग में ले लिया जाएगा। और उस
मान लो कोई आपत्ति आ गई है कि जनता को प्रॉब्लम है कि यहाँ पर विकास मतलब यहाँ पे सड़क नहीं, यहाँ पे पार्क डेवलप होना चाहिए, इस तरह से कोई चीजें आ गई कि मान लो ये वाला जो बाजार की रोड है ये बिल्कुल आपकी कॉमर्शियल नहीं होनी चाहिए, मिश्रित यूज होना चाहिए, इस तरह से कुछ भी आपत्ति आ सकती है। तो उस आपत्ति को निस्तारण के लिए कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी उस चीज का निस्तारण करेगी कि वास्तव में यहाँ पे जो आपत्ति लगाई गई है वो सही है या गलत है, उसका निस्तारण करते हुए जो है अखबार में प्रकाशित करेगी। ठीक है, ये इस तरह से प्रक्रिया होती है। नगरपालिका यदि समुचित समझे तो प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने के पहले, मतलब प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने के पहले विचार करने के लिए निम्न सदस्यों की समिति, एक सलाहकार समिति बनाएगी और उसमें गठन करेगी। समिति में कौन कौन होंगे? नगर पालिका के समस्त सदस्य, मतलब सभी वार्ड के पार्षद। दूसरा कौन होंगे? उद्योग, वाणिज्य और व्यापार वृत्तियों के संगमों के प्रतिनिधि। समझ में आया? उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा वृत्तियों के संगम के मतलब जो भी आपके वहां पे जो व्यापार मंडल के सदस्य वगैरह होंगे वो। नगर में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान के 6 प्रतिनिधि, मतलब शैक्षणिक संस्थानों के भी प्रतिनिधि वहां पे मौजूद होंगे कि एजुकेशन पे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, और कौन होंगे? नगर में अवस्थित गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ के कम से कम 6 सदस्य होंगे। नगर में के कोई अन्य प्रमुख नागरिक जो अपना नगर में प्रभुत्व रखते हों। सलाहकार समिति के समक्ष आक्षेपों और सुझावों, अभ्यावेदनों, सिफारिशों यदि कोई हो पर विचार करने के बाद नगर पालिका योजना के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगी। मतलब सलाहकार परिषद ने सलाहकार जो समिति है उसने उस पर निर्णय कर दिया कि हाँ हाँ ये चीज है और हमने ये आक्षेपों का निस्तारण कर दिया है और ये चीज होनी चाहिए। तो अब वो क्या करेगी? नगर पालिका उसको राज्य सरकार के पास भेजेगी और राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा ना, उसके बाद ही उसको अंतिम रूप से मंजूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज थी धारा 161 के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे धारा 160, धारा 159 और 160 कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे धारा 161 की। धारा 161 में क्या लिखा हुआ है कि योजना के प्रवर्तन की तारीख, मतलब किस तारीख से योजना लागू होगी, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिका द्वारा योजना को मंजूर किए जाने के तुरंत पश्चात, क्या लिखा हुआ है? योजना अगर मंजूर हो जाती है ना राज्य सरकार से, तो उसके तुरंत पश्चात एक लोक नोटिस द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि योजना का अनुमोदन किया जा चुका है। एक लोक नोटिस मतलब पब्लिक ही नोटिस जाएगा, अखबार में जाएगा या फिर किसी ऐसे स्थानों पे चस्पा किया जाएगा कि जहाँ पे आमजन को आराम से दिखाई दे, और उस स्थान का नाम देते हुए जहाँ योजना की प्रति का समुचित कालांशों में निरीक्षण किया जा सकता है प्रकाशित किया जाएगा। और उपयुक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को यह योजना प्रवर्तन में आ जाएगी। मतलब क्या है कि मान लो राज्य सरकार ने उसको मंजूर कर दी है आज की डेट में, ठीक है, तो अब कल की डेट में क्या करेगी नगर पालिका? मतलब योजना मंजूर होने के तुरंत पश्चात एक पब्लिक नोटिस निकलेगा पब्लिकली कि हमने ऐसे ऐसे ये योजना बनाई है और ये योजना इस स्थान के लिए है। तो उसका निरीक्षण करने के लिए एक स्थान उपलब्ध करा देगी। हो सकता है वो कार्यालय हो या फिर कोई सरकारी दफ्तर हो। तो उसमें क्या है कि वहां पे लोग जा जाके उसका निरीक्षण कर सकते हैं, वहां पे कॉपी देख सकते हैं, वहां पे उनको पढ़ सकते हैं कि ये योजना किस तरह से क्या बनाई गई है। तो उस प्रकाशन की तिथि से ही वो जो है योजना लागू हो जाएगी। ये लिखा हुआ है धारा 161 में। धारा 162 में क्या लिखा हुआ है? योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण, मतलब धारा 161 के उपबंधों के अनुसार योजना के प्रवर्तन में आने के बाद किसी भी समय नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से योजना में ऐसी भी उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे। मतलब क्या है इसका कि मान लो योजना लागू हो गई, अब योजना लागू होने के पश्चात भी है ना अगर उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत है तो वो नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं कर सकती। मतलब अगर उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो उसे पहले राज्य सरकार का अनुमोदन लेना जरूरी है। तो ये धारा 162 में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है धारा 162 में कि योजना में कोई भी परिवर्तन करने के पहले नगर पालिका ऐसी तारीख के पूर्व जो नोटिस में अंकित की जाए आक्षेप आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करेगी और उन समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी जो नगर पालिका को प्राप्त हो। अतः कोई भी परिवर्तन करना है उसके लिए भी पब्लिकली नोटिस दिया जाएगा, आपत्ति मांगी जाएगी। इस प्रकार इस धारा के उपबंधों के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन प्रकाशित किया जाएगा और वह परिवर्तन या तो प्रकाशन की तारीख से या जो नगरपालिका राजपत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा नियत करें उसके बाद ही वह योजना इस अधिनियम के प्रयोजनों के परिवर्तन में आएगी। मतलब
मतलब कि इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसका प्रकाशन किया जाएगा, और प्रकाशन की तारीख कौन सी होगी, जो नगर पालिका राजपत्र में प्रकाशित करे उसके बारे में दिया हुआ है। इस धारा के अधीन योजनाओं का कोई भी रूपांतरण तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका अंतिम रूप से अनुमोदन नहीं हो जाए। मतलब अगर कोई परिवर्तन भी करना है तो राज्य सरकार का अनुमोदन उसका लेने पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आप सोच रहे हो कि चौथा बिंदु नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो समझने लायक है वो इस पे मैंने आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, वो मैं वो उसी को ही जो है टारगेट करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो धारा 163। धारा 163 है योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन से क्या मतलब है कि नगर पालिका योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्रवाई आरंभ कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवश्यक समझी जाए। मतलब योजना का क्रियान्वयन करने के लिए जो भी कानूनी या तरीका है, जो भी विधि पूर्वक है, उस तरह से वो कार्रवाई नगर पालिका कर सकती है योजना को लागू करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए। ठीक है। धारा 164। धारा 164 में क्या लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं एवं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएंगी। मतलब इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले तैयार की गई कोई मास्टर विकास योजना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार की समझी जाएंगी। जिस पर मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना की मंजूरी, उपांतरण और प्रवर्तन से संबंधी पूर्वगामी धाराओं के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। मतलब मान लो ये योजना लागू हुई, उससे पहले ही कोई योजना बना रखी थी, तो इस अधिनियम के तहत ही वो सारी चीजें मानी जाएंगी। परंतु जैसे ही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई योजना मंजूर की जाती है, विधि के किन्हीं भी अन्य उपबंधों के अधीन नगर पालिका के लिए मंजूर किसी मास्टर विकास योजना में परिवर्तन नहीं रहेगी। मतलब कि कुल मिला के बात है कि मान लो ये मास्टर विकास योजना तैयार करी है, इससे पहले की कोई मास्टर विकास योजना या कोई अन्य योजना चल रही थी, तो वह योजना और ये एक्ट जो 2009 में लागू हुआ है, इससे पहले अगर कोई योजना तैयार की गई है तो वो इस एक्ट के अधीन ही मानी जाएगी। इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ। धारा 165। धारा 165 में क्या लिखा हुआ है, योजना का पुनर्निरीक्षण। पुनरीक्षण क्या है योजना का, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर। मतलब राज्य सरकार या नगर पालिका की उस तारीख से 10 वर्ष के भीतर, ध्यान रखना 10 वर्ष के भीतर, जिसको कोई योजना जिसको कोई योजना इस अधिनियम के अधीन परिवर्तन में आती है, कभी भी यह राय हो कि ऐसी योजनाओं का पुनरीक्षण आवश्यक है, तो राज्य सरकार नगर पालिकाओं को पुनरीक्षण का आदेश निर्देश दे सकेगी। नगर पालिका स्वयं प्रेरणा से भी नया नागरिक सर्वेक्षण यदि आवश्यक हो तो करवाने के लिए या भू उपयोग मानचित्र तैयार करवाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि मास्टर प्लान योजना तैयार कर दी 2020 में मान लो, तो इसके 10 वर्ष के भीतर, मतलब ये 20 वर्ष के लिए लागू होती है ना, तो ये 10 वर्ष के भीतर मतलब 2030 तक इसका जो है आप पुनर्निरीक्षण कर सकते हो, है ना। और इसके लिए वापस से सर्वे करवा सकते हो, वापस से मानचित्र तैयार करवा सकते हो। ये सारी चीजें धारा 165 में लिखी हुई है। तो नगर पालिका स्वयं प्रेरणा से या राज्य सरकार को आवश्यक लगे तो वो ये चीज कर सकती है। ऐसा नहीं कि योजना लागू हो गई तो बस अब यही लागू रहेगी 20 साल तक, नहीं। उसमें आवश्यक परिवर्तन अगर होता है तो उसमें किया जा सकता है। धारा 166 है विकास क्षेत्रों की घोषणा। विकास क्षेत्र की घोषणा से क्या मतलब है कि धारा 161 में उपबंधित रूप में किसी योजना के प्रवर्तन में आने के बाद यथासंभव शीघ्र नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। विकास क्षेत्र का क्या मतलब है, वह भी हम आगे देखते हैं। राजपत्र में उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात कोई व्यक्ति नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भूमि का उपयोग आरंभ या उसके परिवर्तन नहीं करेगा या कोई भूमि पर विकास कार्य नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि राजपत्र में जब कोई योजना स्वीकृत हो गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मान लो जमीन आप ही की है, आपका प्लॉट है, इसमें बिना नगर पालिका के या बिना सरकार की स्वीकृति के, अनुज्ञा मतलब लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आप ना तो निर्माण कार्य कर सकते हैं, ना ही कोई गतिविधि कर सकते हैं, जैसे कोई कॉमर्शियल दुकान खोल दी वगैरह वगैरह। इस तरह का अगर कोई अपराध करते हैं तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और अगर
इस तरह के अपराध मतलब इस तरह का कार्य करने से पूर्व आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा नगर पालिका से। परंतु निम्नलिखित ऐसी कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी, मतलब इनके जो इसमें नीचे दिए गए बिंदु हैं, इनके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वो कौन-कौन से बिंदु हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है कि किसी भवन के रखरखाव, सुधार या उसमें अन्य परिवर्तन के लिए ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जो भवन के केवल आंतरिक भाग को प्रभावित करते हों। मतलब कोई भवन है, भवन के नया निर्माण करवा रहा है कोई, ठीक है? ये मानो ये भवन है, एक तो ये भवन है कि नया निर्माण करवा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल लाइसेंस की आवश्यकता है। एक ये भवन है कि पहले का बना हुआ है और इसमें थोड़ा-सा चेंजेस कर रहा है। चेंजेस क्या? आंतरिक भाग में परिवर्तन कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, उसमें सुधार कर रहा है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ है ना? तत्समय पर्वत किसी विधि के अधीन नगर पालिका द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाने वाले संक्रमण के लिए, ठीक है? ये सारी चीजें हैं कि इन चीजों के लिए आवश्यक नहीं है कि आपको लाइसेंस की जरूरत है। केंद्र या राज्य सरकार के क्या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए, जैसे राज्य मार्ग है, सड़क, रेल मार्ग रख रखाव सुधार के लिए अपेक्षित हो, ऐसे कार्य जो राजमार्ग, सड़क या लोक मार्ग की सीमाओं के भीतर किए गए हों। इसका मतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई सरकार सड़क बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, या सीवरेज डाल रही है, ठीक है, या कोई नलकूप बना डाल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नगर पालिका से स्वीकृति लो। मतलब ये भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो भी सरकारी काम कर रही है और वो जनता के सुविधा के लिए या लोक हित में वो काम किया जा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन्हीं नालियों, मुख्य प्रणालों, पाइपों, केबल, टेलीफोन, अन्य निरीक्षण, मरम्मत, नवीकरण आदि के प्रयोजन हो कोई कार्य, तो उसके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है लाइसेंस की। नेक्स्ट है खेती करने के लिए मामूली अनुक्रम में किए गए उत्खनन, कुएं सहित। मतलब खेती करने के लिए अगर किसी भी तरह का निर्माण किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है या कुआं के निर्माण किया जा रहा है, तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है ऐसी सड़क के निर्माण के लिए जो केवल कृषि परियोजनार्थ भूमि पर पहुंचने के लिए आयोजित हो। मतलब कोई ऐसी सड़क बनाया रहा है कोई पब्लिकली, किसी का खेत है, मान लो ये खेत है एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के लिए ए, ये बी, ठीक है, यहाँ से जाने के लिए ये रास्ता है और ये खेत एक ही पार्टी के हैं किसी के। तो यहाँ पे अगर कोई सड़क का निर्माण कर रहा है खेत में पहुंचने के लिए, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि उसको परमिशन लिया जाए, ठीक है। इसमें ये वाली चीजें दे रखी है, ठीक है। अब हम पढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। उस भूमि, ये देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए जिसका अस्थायी रूप से अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा हो, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। ऐसी भूमि के मामले में जिसका उपयोग सामान्यतः एक प्रयोजन के लिए किया जाता है और यदा-कदा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो यदा-कदा उस अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए, मतलब कभी-कभार किसी चीज अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग कर लिया जाता है, तो उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। धारा 167 में क्या लिखा हुआ है, अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग करने के लिए शास्ति। मतलब योजना के विपरीत अगर कोई भी उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी दे रखी है, उसके बारे में जो बात बताई गई है धारा 167 में 167। कोई व्यक्ति जो स्वयं प्रेरणा से या अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से कोई ऐसा विकास प्रारंभ करता है या विकास का दायित्व लेता है जो किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करता है, जो जैसे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है। मतलब मान लो ये कोई प्लॉट है और इसमें जो है ये रेजिडेंशियल या आवासीय प्रकृति का प्लॉट है, मतलब इसमें केवल आवास करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, कोई भी है ना दुकान वगैरह नहीं चलाई जा सकती, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती, है ना। परंतु इसमें चल रही है व्यवसायिक गतिविधि, किसी ने रेस्टोरेंट खोल के किराए पे दे दिया या होटल चल रही है या फिर कोई एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट कैफे वगैरह चल रहा है। इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए जो है आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। वो पेनल्टी किस तरह से क्या होगी वो हम आगे देखते हैं। तो मंजूर की गई अनुज्ञा के अनुसार नहीं है कोई चीज, मतलब मान लो इसने आवासीय की परमिशन ली और कॉमर्शियल निर्माण कर दिया, तो वो चीज इसके लिए अ, बिल्कुल पेनल्टी के लायक है वो चीज, है ना। या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन से है जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गई थी। मतलब जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा,
उस लाइसेंस में कुछ शर्तें लिखी रहती है, उन शर्तों की पालना अगर नहीं होती है तो वो बिल्कुल उस पर पेनल्टी लगेगी। धारा 167 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में है जिसका सम्यक रूप से उल्लंघन किया गया है। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो उसके ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का होगा, कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर वो उसके प्रकृति के विरुद्ध में उसका उपयोग लेता है। और अपराध जारी रहने पर ऐसे जुर्माने से जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोष सिद्धि के बाद ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें अपराध जारी रहता है 100 रुपए तक का दंड हो सकेगा। इसका मतलब क्या है कि 5,000 तो आपको देने ही होंगे, है ना। 5,000 देने होंगे, उसके बाद भी मान लो अगर वो प्रक्रिया अपनाया जाता है, उसको वो बंद नहीं करता है, मान लो उसने 10 दिन अगर वो प्रक्रिया और चलाई तो 10 दिन इंटू 100 रुपए के हिसाब से उसे जो है 1,000 रुपए और 2 रुपए देने पड़ेंगे। ये उसकी पेनल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना किसी योजना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है, जहां ऐसे उपयोग को जारी रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा दी गई हो, तो वहां ऐसा उपयोग उस कालावधि के पश्चात भी जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी जारी रखता है तो दोष सिद्धि पर जुर्माना लगाया जाएगा और वो जुर्माना होगा 2,000 रुपए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंस दिया गया है उस योजना के लिए उसका उल्लंघन करता है और भवन का उपयोग जारी रखता है ना, और या फिर उस लाइसेंस की अवधि जो समाप्त हो जाती है, उस लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद ही वह कार्य करता है, लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाता है, तो उसके लिए भी जो है अपराध माना जाएगा और उसके लिए 2,000 कम से कम रुपए जो आपको जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, धारा 168 में क्या लिखा हुआ है कि अपराधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा के लिए शक्ति, मतलब अगर अपराधिकृत विकास को हटाने के लिए शक्ति दे रखी है नगर पालिका को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जहां भूमि का कोई भी विकास धारा 167 धारा 167 की उपधारा 1 में उपनिर्देशित किया हो तो वहां नगर पालिका इस धारा के उपबंध के अधीन रहते हुए स्वामी को नोटिस दे सकेगी। सिंपल सी क्या बात है कि मान लो कि धारा 167 में कोई भूमि थी और वो थी आवासीय प्रकृति की, तो धारा 168 में लिखा हुआ है कि अगर वो उसका विपरीत, मतलब आवासीय के विपरीत उसका उपयोग लेता है, मान लो वह उसको व्यावसायिक में निर्माण में काम में ले रहा है या व्यावसायिक उपयोग में ले रहा है, तो धारा 168 के तहत उसको नोटिस जारी किया जाएगा। सिंपल सी बात है, धारा 167 के 68 के तहत उसको नोटिस जारी किया जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि नोटिस जारी करने की जो शक्ति है वो किस धारा में है, धारा 168 में नोटिस जारी किया जा सकेगा और उसमें अपेक्षा की जाएगी कि नोटिस तामील के पश्चात, है ना, और नोटिस जारी करने के पश्चात क्या काम करना होगा, तामील हो गया, नोटिस तामील हो गया तो उसमें फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि मामले में भूमि को उस स्थिति में प्रत्यावर्तित करना जो स्थिति उक्त विकास के पूर्व में विद्यमान थी। मतलब कि मान लो नोटिस जारी कर दिया, नोटिस जारी करने के पश्चात उसको व्यावसायिक गतिविधि बंद करके आवासीय में उपयोग में लेना पड़ेगा, ये हम अपेक्षा करते हैं नोटिस जारी करने के बाद, है ना। या फिर किसी ने अगर किसी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उस शर्तों का बिल्कुल पालना करना होगा। अगर उसने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया तो उसको लाइसेंस रिन्यू करवाना आवश्यक है। ये हम अपेक्षा करते हैं नोटिस जारी करने के बाद, तामील होने के बाद। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञा के बिना किसी योजना के, एक मिनट ये वापस आ गया थोड़ा, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, नोटिस जारी करने के बाद अगर जहां नोटिस में किसी भूमि के उपयोग को रोकना अपेक्षित हो तो नगर पालिका अधिभोगी को भी नोटिस शामिल करवाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो कल मैं जो नगरीय विकास कर बढ़ा रहा था उसमें क्या लिखा हुआ था, साफ साफ मैंने आपको बताया था कि ये मेरा प्लॉट है, अब मेरा प्लॉट है और मैंने उसको दे दिया रेंट पे, इसमें चल रही है व्यवसायिक गतिविधि। ठीक है, तो नगरीय विकास कर में, और ये है मैं ए, और ये व्यवसायिक गतिविधि कर रहा है बी, तो नगरीय विकास कर का जो नोटिस है वो जाएगा आपके ए को, है ना, ए को जाएगा, है ना।
बी को भी जा सकता है, लेकिन हमको तो अपने टैक्स से मतलब है, तो लेकिन नियम के अनुसार सबसे पहले नोटिस जाएगा जिसकी संपत्ति है। अधिभोगी तो यह है जो रेंट पे इसको चला रहा है, जो इसका उपभोग कर रहा है, वो हो गया अधिभोगी। ठीक है, ये होता है नगरीय विकास कर के अंतर्गत। ठीक, लेकिन यहाँ पे धारा 168 में क्या लिखा हुआ है कि अगर उस भूमि के उपयोग को रोकना है, मान लो ये व्यवसायिक कर रहा है निर्माण, तो उस व्यवसायिक अधिभोगी को भी नोटिस शामिल करवाया जाएगा। मतलब इसको तो नोटिस जाएगा ही जाएगा, इसको भी नोटिस जाएगा। ये जो है आपके धारा 168 में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है, विशिष्टता ऐसे नोटिस में उपधारा के प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जा सकेगी। क्या अपेक्षा की जा सकेगी कि किसी भवन या संक्रमण को तोड़ दिया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, भूमि पर किसी भवन का निर्माण, अन्य कार्य किए जाए, भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाए। इस तरह से वो जो है उस नोटिस में लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ कि ऐसे नोटिस में व्यतीत कोई भी व्यक्ति नोटिस में अंकित कालावधि के भीतर भीतर उस उपविधियों द्वारा अवधारित रीति से, मतलब जो भी कानून में लिखा हुआ है उसके अनुसार, भूमि पर किसी भवन या कार्य के प्रतिधारण के लिए, भूमि के किसी उपयोग को जारी रखने के लिए नोटिस संबंधित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकता है। मान लो कि मैंने बताया ना कि आवासीय व्यवसाय गतिविधि चल रही है, ठीक है, व्यवसायिक गतिविधि चल रही है। अब इसमें दो चीज है कि ये अपने नोटिस दिया, या तो उस जो लैंड है उसकी जो आवासीय लैंड है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग अगर वो कॉमर्शियल है तो उसको कॉमर्शियल करवा सकता है। देखो पहली चीज तो क्या है कि वो इस व्यवसायिक गतिविधि को बंद कर देगा। दूसरी चीज क्या है कि उसको वो रूल्स के अकॉर्डिंग व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए उस लैंड का यूज चेंज करवा लेगा, उसका लैंड का मतलब उस भूमि का उपयोग परिवर्तन करवा लेगा कि इसमें भी व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा सकती है। उसके लिए वह आवेदन कर सकता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर कर दी जाती है तो नोटिस प्रत्याहारित माना जाएगा, मतलब नोटिस अपने आप समाप्त हो जाएगा। किंतु आवेदित अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाती है तो नोटिस यथावत बना रहेगा और उस पर जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो जो चलेगी। यदि ऐसा अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या कार्यों के प्रतिधारण के लिए या भूमि के केवल किसी भाग के उपयोग को जारी रखने के लिए मंजूर की जाती है तो नोटिस ऐसे भवन या कार्य भूमि के संबंध में प्रत्यात माना जाएगा, किंतु अन्य भवन या संक्रमक मतलब अन्य भवन या कार्यों की यथास्थिति भूमि के अन्य भागों के संबंध में यथावत बना रहेगा। तदुपरांत स्वामी से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे कार्य या ऐसे भवन या भूमि के किसी भाग में नोटिस के अधीन कदम उठाए। मान लो ये पूरा जो है आपकी लैंड है। अब इसमें क्या है कि मिक्स लैंड यूज का मतलब क्या होता है, मान लो ये जो है आपका मिक्स लैंड यूज के अंदर आता है। ठीक है, अब मिक्स लैंड यूज में मतलब क्या होता है, जैसे ये मैं बताऊं आपको, 2 मंजिल बना हुआ है मकान, ठीक, ये रोड आके 2 मंजिल बना हुआ है, ये तो हो गया आपका कॉमर्शियल, ये हो गया आपका रेजिडेंशियल आवासीय। ये होता है मिक्स लैंड, मतलब ऊपर तो आप रह सकते हो, नीचे कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, है ना। अब इसमें चल रहा था दोनों में ही कॉमर्शियल ऑलरेडी। ठीक, अब नोटिस दिया, अब उसने लाइसेंस के लिए आपके या फिर भूमि परिवर्तन के लिए जो है आवेदन कर दिया और आवेदन में उसका मिश्रित लैंड यूज हो गया, परंतु वो अभी भी कॉमर्शियल यूज ऊपर वाले को कर रहा है जबकि ये है रेजिडेंशियल। तो इस संबंध में क्या होगा कि इस वाले पार्ट में तो उस नोटिस का मतलब नोटिस को खत्म मान लिया जाएगा, परंतु ऊपर वाले पार्ट में नोटिस यथावत बना रहेगा। इसका मतलब ये है उसको फिर ये जो कार्रवाई होगी वो इस वाले पार्ट पे होगी, इसका मतलब ये है। इसमें क्या लिखा है, यदि नोटिस में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर भीतर अधीन आवेदन के निपटारे के पश्चात कालावधि के भीतर नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगर पालिका क्या क्या काम कर सकती है। नोटिस का पालन नहीं करने पर, नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर स्वामी को जहां नोटिस में भूमि के उपयोग को जारी न रखने की अपेक्षा की गई हो, वहां किसी अन्य व्यक्ति को भी जो भूमि का उपयोग कर रहा है नोटिस का उल्लंघन में भूमि का उपयोग करता है तो उसकी अनुज्ञा देता है अभियोजित कर सकेगी। मतलब कि नोटिस का पालन नहीं कर रहा है तो उसका विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी, उसके खिलाफ वाद दायर किया जा सकेगा और उसका चालान वगैरह जो भी कार्रवाई है दंडित किया जा सकेगा।
नोट अगर किसी कार्य को या किसी बिल्डिंग को तोड़ दिए जाने की अपेक्षा की हो तो वो तोड़ने की कार्रवाई की जा सकेगी, है ना। ये वाली चीजें दे रखी है इसमें। तो इसमें ये नीचे देखो, इसमें किसी भी अभियोजित में कोई व्यक्ति का अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपये से तो कम का नहीं हो, कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना तो लगाया ही जाएगा अगर वो नोटिस का पालन नहीं करता है तो। ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। एक सेकेंड, धारा 168। देखो धारा 168 में क्या लिखा हुआ है, अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति, मतलब अपेक्षा कर रहे हैं नोटिस देने के बाद। अब धारा 169 169 में देखो क्या लिखा हुआ है, अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। 169 में लिखा हुआ अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। जहां धारा 167 की उपदर्शित भूमि का कोई विकास किया हो किंतु पूर्ण न हुआ हो, वहां नगरपालिका विकास स्वामी या भूमि स्वामी को नोटिस की तामील की तारीख से भूमि के विकास को रोकने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कराएगी। ठीक है, कि आप इस पे ये गतिविधि रोक दो, ऐसा तामील कराएगी। कोई व्यक्ति नोटिस तामील होने के बाद भी अगर चाहे स्वयं के लिए या स्वामी या अन्य किसी व्यक्ति के लिए भूमि का विकास जारी रखता है तो वह ऐसे मतलब ये चीज होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। अगर उसको फिर भी वह जारी रखता है तो उसका प्रत्येक दिवस के हिसाब से उसका जुर्माना 500 रुपये फिक्स है, कि 500 रुपये पर डे का आपको देना पड़ेगा जब तक आप उसको बंद नहीं कर देते हैं गतिविधि को। ठीक है, ये हो गया जुर्माना वाली बात। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 169 में कि जहां कोई व्यक्ति अधिक नोटिस प्राप्त होने के बाद भी अप्राधिकृत विकास जारी रखता है, मतलब इलीगल काम करता है, अवैध कार्य करता है, तो इस निमित्त प्राधिकारी किसी भी अधिकारी को किसी अभियोजन या अन्य कार्रवाई जो आवश्यक हो नियम के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रारंभ की जा सकती है। और भी अन्य कार्रवाई इसमें की जा सकती है। वो क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है वो हम देखेंगे। ऐसे व्यक्तियों को अतिरिक्त न्याय नगरपालिका ऐसे कार्य सामग्री, निर्माण सामग्री, औजारों आदि को अधिग्रहित कर सकेगी। मतलब मान लो कोई निर्माण चल रहा है, उस निर्माण को नहीं रोक रहे हैं तो वहाँ के जो मजदूर हैं उनकी मशीनें, औजार वगैरह उनको जो है जब्त किया जा सकता है ना। जो भी मतलब उस काम करने के लिए जो उपयोगी संसाधन थे उनको जब्त करने की शक्ति है नगर पालिका की। तो नगर पालिका के पास बहुत अच्छी पावर है। तो ऐसे थोड़ी कि पुलिस वालों से ज्यादा पावर है नगर पालिका के पास या नगर निगम के पास। ठीक है, ये वाली चीज है इसके अंदर। धारा 170 अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या उसे रोकना, मतलब अस्थायी विकास का, अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाए जाने की वाली बात हो रखी है। मतलब कोई किसी अस्थायी प्रकृति का कोई विकास अपराधिकृत रूप से अगर किया गया है तो वहां नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा 15 दिवस के भीतर अपराधिकृत रीति से निर्मित किसी संरचना या कार्य को हटाने के लिए भूमि के उपयोग को रोकने के लिए निर्देश दे सकेगी। मतलब कि अगर कोई अपराधिकृत अस्थायी विकास है तो उसको हटाने के लिए नगर पालिका 15 दिवस का मौका देते हुए एक नोटिस जारी करेगी, है ना। और नोटिस जारी करने के बाद क्या होगा, नोटिस जारी करने के बाद व्यक्ति आदेश की अनुपालना उक्त काल उस अवधि के भीतर नहीं करता है तो नगर पालिका उसके द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी है बिना किसी नोटिस के ऐसे कार्य को संक्षिप्त हटवा सकेगा। या मतलब यह है कि नगर पालिका कोई अधिकारी नियुक्त कर देगा और उसको हटवा देगा, मतलब कोई निर्माण कर रहा है तो उसको रोक देगा, उसको तुड़वा देगा। इस तरह से ये चीज होगी, है ना। परंतु खड़ी फसलें संक्षिप्त नहीं हटाई जाएगी। छोट जैसे मान लो ये निर्माण चल रहा था, अब इसने इलीगल निर्माण कर रहा है, कोई कार्य घर बना रहा है या दुकान बना रहा है, तो इसको नोटिस दे दिया, नहीं मान रहा है ये बंदा कि नहीं फिर भी वो निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो नगर पालिका की टीम जाएगी और वहां पे मान लो इसने ये बालकनी निकाली हुई है तो इस बालकनी को जेसीबी से तोड़वा दिया जाएगा। संक्षिप्त का मतलब ये है ना। लेकिन ये कार्रवाई कहाँ नहीं की जा सकती कि कोई खड़ी फसल है, किसानों की फसल है,
खड़ी फसलों को नहीं हटाएगी और फसलों को काटने और एकत्रित करने के लिए नगर पालिका द्वारा संबंधित व्यक्ति को 6 मास का कम से कम टाइम दिए गए कि आप ये जो खड़ी फसल है इसको आप जो है काट लो और उसको एकत्रित कर लो, कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। इस प्रश्न पर कि अस्थायी प्रकृति का विकास क्या है, नगर पालिका का अंतिम विनिश्चय होगा। मतलब अब अस्थायी प्रकृति का विकास क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में नगर पालिका को स्वतंत्र कर दिया गया है। ये नगर पालिका के अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो किसको अस्थायी विकास मानते हैं, है ना। तो इसमें ये वाली चीज है, तो ये सारी चीजें हैं कि अस्थायी विकास को हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा धारा 159 से धारा 170। ठीक है, अपने ये सारी जो धाराएं हैं पढ़ ली है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।